नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से हल करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। इससे पहले हमने और वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। चले, पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सेम वही प्रश्न है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वयंभू। एक ही प्रश्न को अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? देखिए, एक ही प्रश्न को पूछ रहा है यहाँ पर, तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हो जाएगा। तो इन तीन प्रश्नों में से आपको किसी तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किया जा रहा है। मैं इसलिए ली हूँ कि आप प्रश्न के नीचे भी देख सकते हैं कि ये प्रश्न कब और किस परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, स्वयंभू की कृति का नाम है? तो स्वयंभू की कृति का नाम है पौंचर्यू। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौंचर्यू किसकी रचना है? तो पौंचर्यू ये स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पौंचर्यू। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भविष्यत कहा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहर चरियु, ये तीन रचनाएं पुष्पदंत की हैं, और पौंचर्यू जो है वो पुष्पदंत की नहीं है, ये स्वयंभू की है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? अब पूछ रहा है कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। तो महापुराण ये पुष्पदंत की है, स्वयंभू की नहीं है। महापुराण रचना जो है वह स्वयंभू की नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न अभी हमने पूछा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पुष्पदंत महापुराण के रचनाकार है या रचयिता है। अगला प्रश्न है, खरी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, खरी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो अमीर खुसरो। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो किया था वो कवि थे अमीर खुसरो। इन्होंने ही सर्वप्रथम मुकरी लिखने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है?
तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं केवल सही उत्तर को ही बता रही हूँ। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि उनका जो उद्देश्य था वह मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना था। अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? तो वे कवि थे अमीर खुसरो। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जे हाल मिसकी मकून तगा फुल दुराई नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के जो रचनाकार है वे हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो खुसरो आदिकाल से संबंधित कवि है। अगला प्रश्न है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी ने ये पंक्ति कहा था किसके लिए? अमीर खुसरो जी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? तो शिलांकृत कृति जो है उसमें से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राउल बेल। राउल बेल ये शिलांकित कृति है। अगला प्रश्न है, राउल बेल किस तरह की रचना है? तो राउल बेल गद पद मिश्रित चंपू रचना है। अगला प्रश्न है, कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। यहाँ पर ऑप्शन में उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउरवेली, कुबलवाला माला और वर्ण रत्नाकर। तो राउल वेल यहाँ पर इसका भी उत्तर हो जाएगा राउल वेल। तो इस प्रकार से उत्तर को आपने देख लिया। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुवलमाला कथा के लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं वे हैं उद्धोतन सूरी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार जो है वे हैं दामोदर शर्मा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की भाषा जो है वो है डिंगल और पिंगल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। डिंगल जो कर्कश शैली में काव्य रचा गया और पिंगल जो कर्ण प्रिय वाणी। पिंगल में ही रासो साहित्य की रचना हुई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है?
तो 84 सिद्धों में सारंगधर नहीं है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सारंगधर नहीं है। और जो 3 सिद्ध बताए गए हैं, विरूपा, कन्हप्पा और कुक्कुरिपा, ये तीनों हैं और यही सारंगधर जो है वो सिद्ध नहीं थे। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं के वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला प्रश्न ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ जो है वो डिंगल और पिंगल भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है? तो कालक्रमानुसार सही है, ऑप्शन पहला बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। अगला प्रश्न है, वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार है? तो उपदेश रसायन के जो रचनाकार हैं वे है जिनदत्त सूरी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो ग्रियर्सन जी ने क्या नाम दिया है? उन्होंने संधि काल नाम दिया है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप एक बार ऑप्शन को फिर से देखें, संधि काल नहीं, ऑप्शन पहला है संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल और अपभ्रंश काल। तो ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चारण काल। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो विसलदेव रासों में जिस शैली का प्रयोग किया गया है वह है गे शैली, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासों के रचनाकार कौन है? विसलदेव रासों के जो रचनाकार हैं वे हैं नरपति नाल, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला है, विसलदेव रासों में विसलदेव की पत्नी कौन है? तो विसलदेव रासों में जो विसलदेव की पत्नी है वो है राजमती, राजमती ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। रूपमती, नागमती, ज्ञानमती सभी नामों में मती लगा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। विसलदेव रासों में विसलदेव की पत्नी है राजमती, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासों के रचयिता कौन है? तो विसलदेव रासों के रचयिता है नरपति नाल, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासों के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल, यही प्रश्न फिर एक बार रिपीट हुआ है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य दोनों कौन सा है? ऑप्शन, चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देखेंगे। 98 ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विसलदेव रासो। विसलदेव रासो है जो प्रेम और श्रृंगार काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो श्रृंगार रस विसलदेव रासो का है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर विसल देव कहाँ गए थे? तो राजमती से रूठकर विसल देव उड़ीसा चले गए थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक है जगनिक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परमाल रासो ये आल्हा खंड नाम से प्रचलित है। अगला प्रश्न है, आल्हा और रुदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जगनिक। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो आल्हा खंड काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है परमाल रासो। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम, वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ है। तो आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो कवि का नाम है जगनिक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्हा और रुदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? सभी ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परमाल रासो। परमाल रासो में आल्हा और रुदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आज का ये प्रश्न उत्तर का जो क्रम था वह पूर्ण हुआ और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले।